वेलकम बैक साथियों। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हमने सुकरात को देखा। उसके पश्चात देखा कि किस प्रकार से सुकरात की पद्धतियां रही, सुकरात का ज्ञान सद्गुण ही ज्ञान है सिद्धांत क्या था, दो ज्ञानों का सिद्धांत क्या था। और इन सब के पश्चात हमने एक महान दार्शनिक विचारक प्लेटो के बारे में आरंभ किया कि उनकी किताबें कौन सी थी, जैसे द रिपब्लिक, द लॉज, और उनके अंदर क्या विशिष्ट बातें लिखी हुई थी। इन सब की चर्चा हमने की। प्लेटो की जो शिक्षालय था, जिसका नाम अकादमी था, उसके बारे में हमने चर्चा की। प्लेटो के वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज के बारे में हमने चर्चा की। और जो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसको भी हमने आपके बीच में शेयर किया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, पाश्चात्य राजनीतिक में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना अन्य कोई विचारक नहीं रखता। क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो शुरुआती हम देखते हैं, शुरुआत देखते हैं, वो प्लेटो से आरंभ होती है। तो आप अगर सिस्टम से पढ़ेंगे, मेरे साथ चलेंगे, सब पहले पीडीएफ को रीड कर लेंगे, तो हम सभी टॉपिक को आराम आराम से कवर करते हुए पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लेंगे। तो आज हम वैसे देखेंगे, प्लेटो को न्याय सिद्धांत के बारे में देखेंगे। वैसे प्लेटो ने बहुत सारे और सिद्धांत दिए हैं, जैसे संपत्ति विषयक सिद्धांत दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। और इन सब में जो न्याय सिद्धांत है प्लेटो का, जो जस्टिस थ्योरी है प्लेटो की, वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब ये महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है? क्योंकि ना तो प्लेटो का न्याय आज के न्याय से के जैसा है, ना प्लेटो से पूर्व के जो विचारक थे उनके जैसा है। प्लेटो ने न्याय को एक अलग ही दिशा दी थी। प्लेटो का जस्टिस एक मानवीय आत्मा का आंतरिक विषय है, जिसे हमें समझना पड़ेगा, जिसको हम अपनी समझ से इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेटो न्याय के बारे में चर्चा करता है। और न्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप बीए पार्ट थर्ड में एग्जाम देंगे तो किसी ना किसी रूप में न्याय का क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो 20 शब्दों में हो, चाहे वो 50 शब्दों में हो, चाहे वो 200 शब्दों में हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। जैसे क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। जब राज्य का प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह राज्य न्यायशील होता है। प्लेटो के इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये 200 शब्दों के हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आपके 20 शब्दों में आए तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, जो मेजर चीज़ है इसकी उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 50 शब्दों में आए तो भी आपको मेजर चीज़ ही इसकी लिखनी है कि न्याय क्या है, न्याय के अंग कितने हैं, कैसे रखा है प्लेटो ने, ये सब आपको समझाना है। लेकिन इस सवाल को आप पढ़ेंगे 200 शब्दों के हिसाब से, जो बड़ा सवाल आपके आता है तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो हम देखते हैं प्लेटो कहता है, पहले थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं कि रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति है। जस्टिस नेचर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक में किसको रखा गया है? न्याय को रखा गया है। और उसके अधिवास की खोज करना है। अधिवास मतलब कि न्याय निवास कहाँ करता है, न्याय का वास्तविक स्थान कहाँ था, उसकी खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी न्याय संबंधी धारणा को इतना महत्व प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक ही उसने न्याय रख दिया। किसने? प्लेटो ने। तो प्लेटो न्याय को बहुत आवश्यक मानता था आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी पुस्तक थी द रिपब्लिक, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई विषय था तो वो था न्याय और उसका अधिवास। और न्याय को महत्व देते हुए उन्होंने उपशीर्षक रिपब्लिक का क्या रख दिया? न्याय से संबंधित ही रख दिया। अब देखेंगे अपन कि प्लेटो से पूर्ववर्ती सभी विचारक न्याय को बाह्य मानते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटो ऐसा विचारक था जो न्याय को आंतरिक विषय मानता था, मानव आत्मा का आंतरिक अंग मानता था। जबकि इससे पूर्व के जो सोफिस्ट विचारक थे वो सब न्याय को क्या मानते थे? बाह्य अंग मानते थे कि न्याय बाहर से प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। प्लेटो न्याय को मानवीय आत्मा का सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट गुण मानता है। किसको मानता है? न्याय को क्या मानता है? मानव आत्मा का सबसे ऊंचा गुण क्या है? न्याय है।
और न्याय को दो रूपों में, न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। एक तो कौन सा, व्यक्तिगत न्याय, और एक सामाजिक न्याय। तो पहले तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि मानव आत्मा का सबसे ऊपर का गुण रखता है किसको, न्याय को। फिर देखेंगे आप कि न्याय को दो भागों में बांट दिया इसने, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो मानता है कि मानवीय आत्मा में तीन गुण विद्यमान हैं। मानव की जो आत्मा है, मनुष्य की जो आत्मा है, उसमें तीन गुणों को मानता है। पहला गुण तृष्णा, दूसरा गुण शौर्य, और तीसरा गुण बुद्धि। इनको विवेक, साहस और संयम के नाम से भी आप जान सकते हैं। विवेक, साहस और संयम के नाम से भी जान सकते हैं किसको, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि को। अब कहता है इससे आगे, व्यक्ति दृष्टि से एक व्यक्ति को न्यायशील तभी कहा जा सकता है, व्यक्तिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को न्यायशील तभी कहा जा सकता है जब उसमें तीनों गुणों का पूर्ण सामंजस्य हो। यानी कि उसमें जो तीन गुण है, विवेक, साहस, संयम, या तृष्णा, शौर्य, बुद्धि, उसका एक सामंजस्य हो, तीनों गुण हो और तीनों का सामंजस्य हो, और उसका जो आचरण होता हो, व्यक्ति का जो आचरण करता है व्यक्ति, वो आचरण किससे हो, बुद्धि द्वारा अनुशासित आचरण उसका हो। यानी कि उसको, विवेक को सबसे सर्वोत्तम तत्व मानता है वो। किसको, बुद्धि या विवेक को सबसे उच्चतम तत्व मानता है। वो कहता है तीनों गुणों का सामंजस्य हो किसी व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति न्यायशील कब होगा। सवाल आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, किसी व्यक्ति को प्लेटो न्यायशील व्यक्ति किसे कहता है, तो आप बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसमें तीनों गुणों का सामंजस्य हो, विवेक, साहस और संयम का, और उसका संपूर्ण आचरण बुद्धि द्वारा अनुशासित हो। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि दो भागों में बुद्धि को, उसने न्याय को बांट दिया, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। और फिर उसमें भी उन्होंने मानवीय आत्मा के तीन तत्व बता दिए, विवेक, साहस, संयम या तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। फिर उसने बताया न्यायशील व्यक्ति वो होता है जो तीनों गुणों का सामंजस्य रखता है, और तीनों गुणों के बाद उसका जो आचरण है वो बुद्धि या विवेक द्वारा आचरित होता है, अनुशासित होता है। अब आगे देखते हैं हम। प्लेटो व्यक्ति के इन गुणों के अनुरूप ही समाज को भी तीन वर्गों में विभक्त कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे कि जैसे मानव आत्मा के तीन तत्व हैं, वैसे समाज के भी उसने तीन अंग बता दिए। अब समाज के तीन अंग कौन कौन से हैं। पहला, उत्पादक वर्ग, जिसमें वासना या तृष्णा की प्रधानता होगी। अब उत्पादक वर्ग यानी कि जो पैदावार करता है, जो कोई भी कार्य करने वाला वर्ग है, जो भी समाज के लिए चीजें उत्पादन करता है, वो किसी भी रूप में हो सकती है ना। तो उत्पादक वर्ग में किस गुण की प्रधानता मानता है वो, तृष्णा गुण की प्रधानता मानता है। सैनिक वर्ग, जिसमें शौर्य या उसकी साहस की प्रधानता मानता है। दूसरा वर्ग कौन सा बताया उसने, सैनिक वर्ग, जिसमें वो शौर्य या साहस की प्रधानता मानता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग, इसमें जैसे यहाँ बुद्धि को सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दिया है, वैसे ही तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग मानता है शासक वर्ग को, जिसमें किसकी प्रधानता होती है, विवेक की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से मानव आत्मा के तीन अंग हैं, विवेक, साहस, संयम, तृष्णा, शौर्य, बुद्धि, या उसी प्रकार से समाज के भी उसने तीन अंग बता दिए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग में कौन सा गुण बता दिया उन्होंने, तृष्णा। और दूसरा सैनिक वर्ग में उन्होंने कौन सा गुण बता दिया, साहस। और तीसरा शासक वर्ग में उसने कौन सा गुण बताया है, विवेक या बुद्धि। अब कहता है न्याय समाज में कैसे स्थापित होता है। ये तो चलो गुण बता दिए उसने, व्यक्ति में जिस प्रकार से कहा कि ये तीनों गुणों का सामंजस्य हो और बुद्धि द्वारा आचरित कोई व्यक्ति आचरण करेगा या अनुशासित होगा, तो अपने आप वो व्यक्ति न्यायशील कहलाएगा। अब उसी प्रकार से जब समाज में ये तीनों वर्ग, समाज में ये तीन वर्ग उन्होंने बता दिए, तो किस प्रकार से कार्य करेंगे। अब वो कहता है इन तीनों वर्गों का कार्य उत्पादक वर्ग का समाज की आर्थिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, सैनिक वर्ग का कार्य है समाज की रक्षा करना है, और शासक वर्ग का कार्य है निस्वार्थ भाव से शासन संचालन। अब पहले तो उन्होंने गुण बताए प्लेटो ने कि इन तीन वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग के आगे आप लिख लोगे तृष्णा, और सैनिक वर्ग के आगे लिख लोगे साहस, और शासक वर्ग के आगे लिख लोगे बुद्धि। और उसी प्रकार से इनके कार्य इसने डिफाइन किए हैं प्लेटो ने। तो कार्यों में पहला बताया है, जैसे आपका उत्पादक वर्ग है वो क्या करेगा, समाज की आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। सैनिक वर्ग
पूरे तन मन और जोश खरोश के साथ समाज की रक्षा करेगा। और जो शासक वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से शासन का संचालन करेगा। अब ये सब काम तो उसने बता दिए, लेकिन फिर भी समाज में न्याय की स्थापना तब होगी जब समाज के तीनों अंग अपने अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी से करते हुए दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तभी वास्तविक न्याय की स्थापना होगी। जैसे प्लेटो कहता है, प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक घटक या वर्ग अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार आचरण करेगा, यानी अपने स्वधर्म का पालन करेगा। यानी उत्पादक वर्ग केवल भौतिक आवश्यकताओं को और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो शासन संचालन में कोई भाग नहीं लेगा। अगर वो लेगा तो समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और इसके साथ ही उसका ढर्रा या जो ढांचा है वो टूट जाएगा। तो इसके लिए वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समाज का वर्ग अपने गुणों के अनुसार ही आचरण करेगा, अपने स्वधर्म का पालन करेगा, उसको कर्तव्य मानकर पालन करेगा। अब आपके मुझे लगता नहीं है कि आपको न्याय संबंधी धारणा में कुछ दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखो कि जो मैंने बताया है उसको पूर्णतः समझ लो कि जैसे मानव, एक तरफ मानव रख दो, एक तरफ समाज रख दो। मानव में आप 3 गुण लिख दो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं, जैसे आपने बताया विवेक, साहस, संयम। उसी प्रकार समाज में 3 अंग कर दो, उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग, और फिर उनके गुण लिख दो आगे। ये 3 चीजें आपने बन गई। अब ध्यान क्या रखना है आपको, जो अंतिम चीज है, जैसे उधर व्यक्ति को उसने किससे, बुद्धि द्वारा आचरित किया, बुद्धि द्वारा अनुशासित किया, उसी प्रकार यहां भी शासक वर्ग को उन्होंने प्रधानता दी है। अन्य 2 वर्ग है जो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, वो केवल राज्य की रक्षा और राज्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही कार्य करेंगे, यानी स्वधर्म का पालन करेंगे। अब थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं अपन प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा का। इसमें क्या है कि न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने में प्लेटो के मानव मन का बड़ा गहरा विश्लेषण किया। ये वास्तव में उस समय में अपने आप में किया गया एक विशिष्ट एनालिसिस मान लो आप, कि उस जमाने में प्लेटो ने व्यक्ति का इतना गहन अध्ययन, गहन विश्लेषण किया और न्याय को स्वधर्म के पालन के साथ एक रूप करके न्याय को उत्कृष्ट नैतिक आधार प्रदान किया कि स्वधर्म का पालन करना ही व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। न्याय के व्यक्तिक और सामाजिक पक्षों में एक रूपता के ऊपर इसने व्यक्ति और राज्य की अन्योन्याश्रितता को भी स्पष्ट किया है। अगर व्यक्ति अपना सही आचरण नहीं करेगा, अपने गुण के अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो राज्य का भी आचरण अपने आप ही बिगड़ जाएगा। यानी व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये भी स्पष्ट किया है न्याय धारणा से। वो कहना चाहता है प्लेटो कि अगर व्यक्ति, किसी का गुण उत्पादक वर्ग का है और वो शासन करने के सपने देखने लग जाए और शासन करने के लिए मन में लालच, कपट, अन्य ऐसे अवगुणों को लाने लग जाए, तो समाज का जो उसका जो ढांचा है वो ही टूट जाएगा। इसलिए वो कहता है व्यक्ति और राज्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर व्यक्ति सही आचरण करेगा तो समाज स्वतः ही सही आचरण करेगा, समाज का ढर्रा स्वतः ही सही चलेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये भी ध्यान रखना है। किंतु यह सब होते हुए भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ दोष है, और वो हम भी मानते हैं कि दोष होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में क्या गुण है इसका पता हमें लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि मानव सबसे जटिल मान सकते हैं आप, मानव मस्तिष्क को सबसे जटिल मान सकते हैं, क्योंकि मानव किस समय किस प्रकार का बिहेव करेगा, किस प्रकार का आचरण करेगा, ये जरूरी नहीं है। किसी रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन जाता है और बहुत पैसे वाले का लड़का मंदबुद्धि होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि मानव का एक जैसा होना निश्चित हो जाता है, जैसा जन्म लिया वैसे ही वो कार्य करता जाए। उसकी बुद्धि की कुशाग्रता का या बुद्धि की लेवल का हम पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ कुछ दोष हैं जिन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे पहला दोष है कि मान लो कोई व्यक्ति अपने जो गुण हैं उनके अनुसार आचरण नहीं करे, तो उस पर दबाव देने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है कि वो उसी काम को करे ही करे,
इसके लिए कोई कानूनी दबाव या कानून नहीं बना हुआ, केवल कर्तव्य के आधार पे कि आपका ये गुण है, आपको यही काम करना चाहिए। तो ये केवल कर्तव्य भावना पर आधारित है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल कर्तव्य भावना पर आधारित है, उसका कोई कानूनी पक्ष नहीं है या कानूनी आधार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पहला दोष। दूसरा दोष है यह केवल व्यक्ति के कर्तव्य पर बल देता है, अधिकारों पर नहीं। वो व्यक्ति से कहता है केवल आपको अच्छा ही अच्छा करना है, लेकिन अच्छे की एवज में उसे कोई रिवार्ड या कोई पारितोषिक या कोई ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा जिससे कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए प्रेरित हो। बात बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो करते ही जा रहा है बेचारा, अब उसको उसका फायदा तो मिलना चाहिए। भाई समाज का अंग वो भी है, बहुत महत्वपूर्ण अंग उत्पादक वर्ग है, शासक वर्ग तो है ही, लेकिन जो उत्पादन करने वाला है उसको कभी भी हम दोयम दर्जे का या बिल्कुल निम्न नहीं मान सकते, क्योंकि व्यक्ति समाज को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है। अन्न उत्पादन कर रहा है तो अन्न बहुत जरूरी चीज़ है, खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई मटकी बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई लोहे के औजार बना रहा है, तो उन सब का भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो अधिकारों की बात नहीं करता है, केवल कर्तव्य की ही बात करता है। तीसरा पॉइंट है कार्यों के जो विशेषीकरण पर अत्यधिक बल देकर वर्ग भेद को मान्यता देता है। बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या है, जब आप खुद कोई कृषक है, व्यक्ति कोई कृषक है और वो खेती कर रहा है, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ वो भी कृषक ही हो, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि हो सकती है शासन करने के लिए पैदा हुआ हो, उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो, वो विवेक का धनी हो, ये, लेकिन जब उसने उसने बांध दिया उत्पादक वर्ग तो केवल उत्पादन ही करेगा, तो वो वर्ग भेद को मान्यता देता है। ये भी एक इसका पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट है यह राज्य में केवल एक वर्ग को ही शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को वंचित कर देता है, जिससे क्या होता है किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों का समर्थन करता दिखाई देता है। कौन? प्लेटो। ये कहता है जैसे केवल शासक वर्ग ही शासन कर सकता है, जैसे राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र ही शासन करता हो राजा बनेगा, तो ये केवल विशेष अधिकारों को समर्थन कर रहा है। ये भी हम इसमें एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है यह सिद्धांत दार्शनिक राजाओं के निरंकुश शासन को अपरिहार्य मानता है। वो कहता है शासक को शासन करने के लिए सभी प्रकार से स्वतंत्र कर दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखा जाए। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल साइंस में एक विचारक हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहते हैं शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। तो ये तो खुले रूप से उनको निरंकुश कर रहे हैं, उन पे किसी प्रकार को कोई अंकुश नहीं लगा रहे दार्शनिक राजा के ऊपर, शासक वर्ग के ऊपर। तो इससे निरंकुश शासन कभी भी व्यक्ति के हित में या राज्य के हित में नहीं होता, वो केवल एक वर्ग विशेष के हित में हो सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज जितने भी देश हैं लोकतांत्रिक देश हैं, वो सिर्फ लोकतंत्र को ही क्यों मान्यता दे रहे हैं, किसी भी निरंकुश शासन को अच्छा क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत हितों का या व्यक्तिगत अधिकारों का गला घोट दिया जाता है। वहाँ केवल राजा का आदेश ही कानून बनकर आ जाता है, और चाहे वो कानून व्यक्ति के हित में हो या ना हो। तो ये भी एक इसका दोष है कि जो न्याय है वो निरंकुश शासन को प्रधानता देता है या उसको बढ़ावा देता है। छठा पॉइंट देखेंगे, इस सिद्धांत के आधार पर मनुष्य एवं समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वही घूम फिर के बात आ रही है कि इस सिद्धांत से क्या होगा, मनुष्य का और समाज का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब बंधे हुए हैं कि जिसको जो कार्य करना है वही करना है। तो नया इनोवेशन या नया आविष्कार कहाँ से होगा? जब हमको खेती ही करनी है तो हम दिमाग क्यों लगाएंगे, हमें तो खेती करनी है, खेती कर ली हमने तो भाई ठीक है। अब कोई इनोवेशन तो तब होगा ना जब व्यक्ति नई चीज में अपने आप को खपाएगा, किसी नए कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि का, तन मन धन का प्रयोग करेगा, तभी तो नया कुछ निकल के आएगा। तो इन सब को हमने देखने के बाद मुझे नहीं लगता न्याय संबंधी विचार में आपके कोई मन में शंका रह गई होगी। फिर भी आप इसको एक बार रीड कर लेना, और आपको अगर कुछ भी लगता है कि भाई और कुछ समझना है न्याय के अंदर,
तो फिर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। एक बार हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते चलें, और आप अपनी क्यूरी को रजिस्टर के अंदर नोट कर लेना कि भाई हमें सर से ये बात पूछनी है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो जब भी आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा तो हम उन चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे और आपको पूरी चीज़ समझा देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।